हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कक्षा 10वीं अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.3। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 का पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में समझेंगे किस किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चनों को हम समझेंगे, उसको सॉल्व करने की, हल करने की विधि को भी हम समझेंगे कि कैसे इस विधि से संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। इससे पहले आपको 3 वीडियो मिल गए होंगे। पहला वीडियो मिला होगा आपको प्रस्तावना से संबंधित अध्याय 3 की पूरी प्रस्तावना, जो परिचय है अध्याय का, वो पूरा आपको मिल गया होगा। दूसरे वीडियो में आपको मिल गया होगा प्रश्नावली 3.1 और तीसरे वीडियो में आपको मिला होगा प्रश्नावली 3.2 और ये लास्ट वीडियो रहेगा हमारा 3.3 का। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे प्रश्नावली में हमें जो समीकरण युग्म दिए रहेंगे, इन समीकरण युग्मों को हमें क्या करना बेटा, विलोपन विधि से। अभी तक हमने आपको दो विधियां सिखाई हैं। पहली सिखाई होगी ग्राफी विधि, दूसरी हमने आपको सिखाई प्रतिस्थापन विधि। इससे प्रश्नावली में हमें करना है विलोपन विधि। हमने स्टार्टिंग में जो आपको प्रस्तावना समझे उसमें ही बताया था कि हम क्वेश्चन को 3 विधि से करेंगे। पहले ग्राफी विधि, दूसरी हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि और तीसरी बताया था विलोपन विधि। तो ये कह रहा कि विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हल करो, तो आप उसको विलोपन से भी करोगे, प्रतिस्थापन से भी करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ विलोपन से बस बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन से नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अगर आपको प्रतिस्थापन विधि सीखना है तो आप प्रश्नावली 3.2 में जाकर देख सकते हो। उसमें मेरा वीडियो डाला होगा 3.2 का, उसमें मैंने पूरी की पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। सारे के सारे क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके समझाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चन दिए हैं विलोपन विधि को हल करने के लिए, कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन से थोड़ा सा अलग है पर वैसे ही। क्या करना है, पहले हमें लिखना है। तो आप लिखोगे दिए गए, या ऐसा लिखोगे आप, दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए, बिल्कुल सरल तरीका है, दिए गए समीकरण युग्म। इसी तरह से हम प्रतिस्थापन में भी सॉल्व करते थे। पहले हम लिखते थे कि कौन कौन से समीकरण दिए गए समीकरण युग्म, इसमें भी करना है कि दिए गए समीकरण युग्म, इनको लिखना है x धन y बराबर 5 और इसको लिखो आप 2x ऋण 3y बराबर 4। अब क्या करो, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना पड़ता है, किसी एक चर को विलुप्त कर दो। विलोपन का मतलब होता है बेटा कि x y में से किसी एक चर को आप विलुप्त कर दो, उसको समाप्त कर दो, है ना। और जैसे अगर x y में से कोई एक चर समाप्त हो जाएगा तो दूसरे चर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि x या y में से किसी एक को विलुप्त कर दो आप। अब यहां आप देखोगे समीकरणों में यहाँ लिखा x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4। तो पहले इसकी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इन समीकरणों में या तो x चर वाला या y चर में से किसी एक चर को बिल्कुल एक समान बना लो। अब जैसे यहाँ कैसा एक समान, देखो हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है बेटा, 2x लिखा हुआ है ना, तो या तो यहाँ 2x बन जाए, या यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3y बन जाए। इतना काम करना है। अगर ये एक चर x या y में से कोई भी चर एक जैसा बन गया तो वो कैंसिल हो जाएगा और फिर उससे हमें दूसरे चर का मान निकल आएगा। इसलिए जैसे हम यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, आगे आप देखो 2 लिखा है ना, यहाँ कुछ नहीं है, तो आप क्या करो, इस समीकरण में 2 से गुणा कर दो यहाँ, और यहाँ कुछ बदलाव नहीं करना है तो इसमें 1 से गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना। आप सीधा लिखोगे, गुणा करोगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2 का x में गुणा करोगे 2x, यहाँ लिख लो। अब 2 का x में गुणा करोगे 2x धन 2 का y में करोगे 2y बराबर 2 पंचे के 10 हो गया। अब एक का करो, एक का इसमें करेंगे तो ये तो आएगा 2x ऋण 3y बराबर का 4। अब क्या करो, इनको घटा लो, इनके चिन्ह बदल के इनको घटा देते हैं। क्या करेंगे, जैसे यहाँ ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस में बन जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा। चिन्ह बदलना पड़ता है हमें, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या करना पड़ता है, चिन्ह बदलने पड़ते हैं। तो हमने चिन्ह यहाँ प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, यहाँ प्लस का माइनस कर दिया। विपरीत चिन्ह देख लेना, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दो, माइनस था तो प्लस कर दो, इतना अंतर है बस। आप यहाँ देखोगे देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया। इसी को हम कह रहे थे कि इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो x चर या y चर किसी एक चर को एक जैसा बना लो ताकि वो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विलुप्त हो जाए, क्या बचेगा, सिर्फ y अकेला बचेगा, और y चर बचेगा तो y का मान आ जाएगा। इसलिए हमें x या y में से किसी एक चर को विलुप्त करना है, इसलिए हमने ये गुणा किया है। कि सर आपने गुणा क्यों किया, इसलिए हमने गुणा किया कि इस समीकरण को एक को समीकरण 2 के किसी एक चर के बराबर बना लिया जाए। ठीक है, इसलिए हमने उसको गुणा किया है। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हम इसमें किससे गुणा कर दे, वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें, हम किस चीज से गुणा कर दे कि ये
कैसा हो जाए, बराबर बन जाए एक्स या वाई में से कोई भी एक मान। ठीक है, चलिए माइनस हो गया। अब यहाँ देखोगे धन के 3 और धन के 2 कितने हो जाएंगे बेटा, धन के 5, 10 में से 4 चले जाएंगे ऋण के साथ, 10 में से 4 गए तो 6, तो वाई का मान क्या आ जाएगा 6/5। ये हमारा वाई का मान आ गया 6/5। हल हो गया, कुछ नहीं करना है अब आपको, सीधा सा क्या करो, इस वाई के मान को समीकरण 1 में रख दो। आप लिखो यहाँ समीकरण 1 में, सीधा हो गया बस, समीकरण 1 में वाई का मान क्या है हमारा 5/6, सॉरी 6/5 है ना, तो समीकरण 1 में 6/5 रखने पर इसको रख दो, बस खत्म, बस रख दो। समीकरण 1 लिखो x धन y बराबर है हमारा 5, y की जगह पे क्या रखना 6/5 रख दो, x धन 6/5 बराबर का 5। इसका पक्षांतर कर दो इस साइड आप, ये हो जाएगा x बराबर, ये 5 लिखा था, ये धन के साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे 6/5। ठीक है, x बराबर 25 ऋण 6/5। ठीक है, ये किया हमने। अब क्या करोगे इसको, 25 में से 6 घटाओगे, 25 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे 19/5। ये हमारा आंसर आ गया, ये x का मान आ गया बेटा, और ये हमारा y का मान आ गया, y का मान है 6/5। और ये विलोपन विधि हमारी सॉल्व हो गई। प्रतिस्थापन से थोड़ी छोटी है और शॉर्ट है और सरल है ना, तो ये भी उपयुक्त विधि है, ऐसा नहीं कि वो, ये भी बहुत उपयुक्त विधि, बिल्कुल छोटे तरीके से। देखिए आप, उसमें 3 खंड बनते थे प्रतिस्थापन, इसमें सिर्फ 2 में काम हो गया। इसमें हमें क्या करना, सीधा एक चर को विलुप्त कर दो और समीकरण 1 में उस चर का मान रख दो तो दूसरा आ जाता है। बिल्कुल सरल तरीका इसको सॉल्व करने का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड दिया है, मेथड सेम है बेटा, करने का तरीका एक जैसा है, सिर्फ आप ध्यान रखोगे कि संख्या बदल जाएंगी, ये क्वेश्चन बार बार चेंज होगा, बस मेथड वही पकड़ लो आप, जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में बताई वही मेथड लास्ट तक चलेगी, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पे दिएगा समीकरण में, इनको लिख लीजिए 3x धन 4y बराबर का 10, इसको 1 दे दो। दूसरा आप क्या लिखोगे 2x ऋण 2y बराबर का 2, इसको 2 दे दो। अब हमें समीकरण एक जैसा बनाना, सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 4 है, तो हम क्या करें कि एक जैसा, किसी भी प्रकार से हमें एक जैसा कोई भी चर, चाहे x एक जैसा बन जाए चाहे y एक जैसा बन जाए। अब यहाँ देखोगे कि सिर्फ अगर आप इसमें 2 से गुणा कर दोगे ना, इसमें 2 से गुणा कर दोगे तो ये 4y हो जाएगा, तो y यहाँ कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें आप 2 से गुणा कर दो और इसमें किसी से मत करो। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो आप इसमें 1 से और इसमें कर दो 2 से गुणा कर लेगा। किससे कर दो, 2 से। अगर आप 2 से गुणा करोगे, 2 से गुणा करो, 2 दूनी का 4 बन जाएगा, जैसा करेंगे हम 1 का करेंगे तो 3x। अब लिखो यहाँ, अब 3x धन 4y बराबर 10। सर आपने सेम टू सेम क्यों लगा, इसलिए लिखा बेटा कि जब 1 का गुणा करेंगे पूरे समीकरण में तो कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, 1 का तो सेम वही आएगा। इसका करेंगे 2 दूनी का 4x, 2 दूनी का 4y, 2 दूनी का 4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, चिन्ह बदलना नहीं बदलिए, सीधा घटा दीजिए। घटाने पर क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से चिन्ह बदलेंगे दिक्कत हो जाएगी। प्लस का 4y और माइनस का 4y कैंसिल, धन के 3 और धन के 4 कितने हो जाएंगे, धन के 7x, 10 और 4 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14/7। काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, तो x का मान क्या आया बेटा 2। सर x का मान 2 आ गया, समीकरण में रख दीजिए, बस इसमें रख दीजिए। यार रखो समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में। सीधा सा इसका सॉल्यूशन क्या है, समीकरणों को लिखो और देखो कि हमें x या y में से किसी एक चर को एक जैसा बनाना तो किस संख्या से गुणा कर दें, वो सोच के गुणा करके दोनों को घटा दो, x का मान आ जाएगा, उसको समीकरण 1 में रख दो, हल हो जाएगा। बस समीकरण 1 को लिख लो बेटा, 3x धन 4y बराबर 10, रखना किसका, x का मान, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, 2 रख देते हैं x की जगह पे, 3 2 धन 4y बराबर 10, तो 3 दूनी का 6 धन 4y बराबर का 10, 6 को इस साइड ले जा रहा हूं मैं, तो 4y बराबर हो जाएगा 10, 6 धन की इस साइड जाएंगे तो ऋण के, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, और ये 4 पहले से थे यहाँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, y का मान क्या आ गया 1। ये हमारी y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारा मान है x बराबर 2 और y बराबर 1। बिल्कुल सरल तरीके से हो जाता है, विलोपन विधि में बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल सरल तरीका। आप एक बार अच्छे से देख लो ना, हमारे द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन को समझ लो,
अगर एक में भी नहीं आया तो सब एक और समझो, अपने आप आ जाएगा। 2 क्वेश्चन ज्यादा समझ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पूरा का पूरा से कॉन्टेंट आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड बेटा हमारा। थर्ड क्वेश्चन है कि 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y धन 7 ये दिया है। इसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना अवलोकन विधि से। तो पहले तो इन समीकरणों को हम मानक रूप में बना लेते हैं। अभी समीकरण तरीके से जमे हुए नहीं, उसको हम जमा लेते हैं। पहले कैसे करेंगे देखिए, हल पहले इन समीकरणों को जमा लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो आप दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण युग्म, फिर इनको हम जमा लेते हैं समीकरण युग्म। इन समीकरणों से पहले क्या दिया, 3x ऋण 5y ऋण 4 दिया बराबर 0, इसको हमें जमाना है। इसको जमाने के लिए क्या करेंगे, 4 को हम इस साइड लेके आएंगे, है ना, अचर पद को। तो आप इसको ऐसे जमा सकते हो, यही दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 3x ऋण 5y बराबर 4, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब 2 को देख लो यहाँ, ये इसको जमाना भैया, ये क्या दिया है, एवं 9x बराबर 2y ऋण धन 7। ठीक है, ये दिया, इसको इस साइड ले आओ, पहले हो जाएगा 9x ऋण का 2y बराबर का 7, ये हो गया समीकरण नंबर 2। जम गए दोनों। अब इनको हम कुछ कर सकते हैं, चलिए अब एक जैसा बनाना है। क्या करें भैया, यहाँ 5 से गुणा कर दो आप, 5 से नहीं, यहाँ किस संख्या से गुणा कर देंगे जैसा बन जाए। यहाँ 3 से कर दूंगा, 3 तरह के 9 हो जाएगा, है ना। इसमें आप इसमें कर दो 3 से गुणा, और इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ इसमें 1 से गुणा लेना। ठीक है, 3 तरह के 9 एक जैसा बन जाएगा। चलिए गुणा कर देते, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। 3 तरह का 9x ऋण 3 5 15y और 3 चौकी 12, ये बन गया। इसको करेंगे 1 से तो यही आएगा 9x ऋण का 2y बराबर 7, है ना। चलिए इसको कर लीजिए, चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा। प्लस का 9 माइनस का 9x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऋण के 15 में से बेटा, ऋण के 15 में से 2 माइनस हो जाएंगे धन के, तो कितने बचेंगे, ऋण के 13y। 12 में से 7 जाएंगे 5 आएगा ना, 7 5 12 हो गए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 बटे ऋण के 13। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। अब हमें निकालना है x का मान, तो इसको समीकरण 1 में रख दो बस। अब याद रखो कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, किसका, y का मान रखने पर, अगर यहाँ x का आ रहा है तो x का रखना है, और y का मान आ रहा है तो y का रख देना है। जो भी आ रहा है, कभी x आ सकता है, कभी y आ सकता है। इसको रखेंगे हम, समीकरण लिख लेते हैं बेटा, ये 3x ऋण 5y बराबर का 4। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया हमारा 3x ऋण 5, y की जगह रखना है ऋण 5 बटे 13, ठीक है, बराबर का 4। इसको हल करना है, चलिए हल कर लें। आएगा कि नहीं आएगा, उन्नीस। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको कैसे करना है। चलिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐसा लिखो, 3x का 3x, इसका गुणा करो, ऋण ऋण का गुणा हो जाएगा बेटा हमारा धन, यहाँ कैसे आ जाएगा, ऋण ऋण का धन, और पचम 25, 25 के बटे में कितना आएगा 13, बराबर रहेगा 4। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या तो इसको इस साइड पहुंचा दो, या इसको यहीं सॉल्व कर लो, जैसा आप चाहे। इसका ही सॉल्व कर लेता हूँ, 13 का 3 गुणा करेंगे, 13 3 39x धन 25 का 25 बटे 13 बराबर में कितना है 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 13 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39x धन 25 बराबर 13 चौका 52, 25 का ट्रांसफर कर दो इस साइड, 39x 52 धन के साइड जाएंगे तो ऋण के 25। ठीक है, तो 39x बराबर 2 के माने 12 में से 5 जाएंगे, 7 हाथ से लाए 1, 5 में से 3 गए 2, 27। ठीक है, x बराबर आ जाएगा हमारा 27 बटे 39। तो 3 से काट देते हैं ना, 3 नाम का 27, 3 एकम 3 और 3 तरका का 9, मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 9 बटे 13। चलिए ये x का मान हो गया, और ये हमारा y का मान हो गया। दोनों ये x का मान, ये y का मान। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान रखना प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में पिछले वीडियो में पूरी समझा चुका हूँ,
पूरी की पूरी प्रश्नावली मैंने क्लियर की कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप उस वीडियो को देखें और सीखें, फिर उसके बाद इन सारे क्वेश्चन जो मैं विलोपन विधि से लगा रहा हूँ वो आपको प्रतिस्थापन विधि से लगा के देखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बेटा 4th नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। 4th नंबर है x बटे 2 धन 2y बटे 3 बराबर ऋण 1 और x ऋण y बटे 3 बराबर 3। ये दो समीकरण हमें दिए हैं, तो जो जैसे हम शुरुआत करते थे अब उसी तरह से शुरुआत करेंगे बेटा। पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म, है ना, तो वैसे ही करना है, दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, जो समीकरण युग्म है उनको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये हमारे समीकरण है, x बटे 2 धन 2y बटे 3, है ना, 2y बटे 3 बराबर हमारा ऋण का 1। पहले इन समीकरणों को हम मानक रूप में बना लेते हैं। ठीक है, ये भी सही से जमे हुए नहीं है, इनको हम क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करें। इसका गुणा करके बोला 3 दूनी का 6, इसका यहाँ गुणा करते हैं 3 एकम 3x, ठीक है, 2 दूनी का 4y बराबर का ऋण 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3x धन 4y बराबर 6 एकम का 6। ठीक है, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा बना लेते हैं इसको सॉल्व करके, एवं करके, एवं x ऋण y बटे 3, सॉरी x ऋण y बटे 3 बराबर 3। 3 का यहाँ गुणा करेंगे 3x से कम 3x, सर 3 का यहाँ करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा y और 3 त्रिका का 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। समीकरण 1 2 को लेके हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। चलिए तो इनको लिख लेते हैं जरा पहले। यहाँ यह देख लीजिए 3 से 3 तो बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। सर आपने गुणा क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि ये समीकरण पहले से बने हुए हैं। इसमें एक जो आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख दूं, पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। आप देखो चार एक जैसे है ना, तो इनको सॉल्व करने में कठिनाई नहीं जाएगी। चलिए घटा दीजिए सीधा, ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ देखो, प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, धन के 4y और धन का जो चिन्ह ये खत्म हो जाता है, ये वाला मान्य हो जाता है जब हम बदलते हैं तो, है ना, 4 और 1 5y, ऋण के 9 और ऋण के 6, तो ऋण के कितने होगा बेटा 15, तो y बराबर ऋण के 15 बटे के 5, 5 एकम 5, 5 3 का 15। तो जो y का मान आया बेटा ऋण का 3 आया। y का मान क्या आया, ऋण 3। इसको सीधा समीकरण 1 में रख दो, बस खत्म। समीकरण 1 में रख दीजिए इसको, लिखो y का मान, किसका, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, बस खत्म। रखने पर लिखो इसको समीकरण 1 को, 3x धन का 4y बराबर का ऋण का 6। रखो यहाँ 3x धन 4, y का मान क्या रखना, ऋण का 3 बराबर ऋण का 6, 3x 4 3 का 12। सर ऋण हो गया, ये ऋण का था, ऋण धन का गुणा हुआ तो ऋण, ठीक है, बराबर का ऋण का 6। आगे यहाँ सॉल्व कर दूंगा मैं। इस 12 का हम पक्षांतर करेंगे इस साइड, ठीक है, तो ये 3x तो पहले से यहाँ थे, इस 12 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ऋण के 12 को इस साइड ले जाएंगे, ऋण के 6 पहले से थे, ऋण के 12 इस साइड जाएगा, धन का हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, x बराबर 6। ये गुणा का कहाँ जाता है, बटे में, भाग में आ जाता है, भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, x का मान क्या आ गया बेटा 2। ये हमारा आ गया x का मान 2, y का मान आया ऋण 3 और x का मान आया 2। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन हमें विलोपन विधि से करने थे, जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं, दूसरे में कुछ भाग है, दूसरे में टोटल 5 क्वेश्चन, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाए तो स्किप नहीं करना बेटा, पूरा का पूरा वीडियो देखना। अगर आपको सीखना है ना तो पूरा का पूरा वीडियो देखो। मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि मेहनत मेहनत मेहनत, समझ गए ना, तो मेहनत ही करनी है, तब जाके सीखोगे। कि हम 10 मिनट देख लेना तो बनने लगेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लगा के निम्न समस्याओं में, क्वेश्चन समझिए जरा आप। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो समस्याएं दी हैं, समस्या मतलब जो आपका सवाल है ना बेटा, ये दिया है शब्दों में,
इस शब्दों को आपको बदलना है, कन्वर्ट करना है समीकरण रूप में। समीकरण इसके बनाने हैं, आपको इस समस्या से समीकरण का निर्माण करना है। समीकरण का निर्माण में अगर संभव है, समीकरण का निर्माण करना अगर संभव है तो उन समीकरणों को आप विलोपन विधि से हल कीजिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। चलिए तो सीधी सी बात है, इसका मतलब एक ही है कि आपको विलोपन विधि से हल करना है इसको। इनके पहले तो आप समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद आप इसको विलोपन विधि से हल कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलिए पढ़ लेते जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वो भिन्न बताओ क्या है। अब भिन्न हमें पता तो है नहीं भिन्न क्या है, तो हम मान लेंगे भैया, या मान दें, माना कि क्या मान लें, माना कि भिन्न x/y है। हमने मान लिया कि भिन्न क्या है, x/y है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। आप यहाँ लिख लो बेटा, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है जैसा प्रश्न कहा वैसे। वो कह रहा है कि आप अंश में एक जोड़ दो, मतलब पहले भिन्न को लिख लो आप, x/y लिखा हूं, सॉरी यहाँ से लिख रहा हूं मैं, x/y लिखा हूं। अब ये कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दो, चलो जोड़ दो, अंश वाला ऊपर एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दो, चलो इसमें से एक घटा दिया, तो वो कह रहा है एक में बदल जाती है, तो इसका हल एक हो जाता। हो गया, कर दिया आपने, बिल्कुल कर दिया सर। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये x+1 का, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिया जाएगा x+1 का x+1, एक का इसमें गुणा होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक ले लिया हमने, ठीक है। एक का इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा, इसका यहाँ एक में गुणा करोगे तो यही आएगा, कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है सर। एक हमने अपने मन से ले लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो एक ले लिया, ठीक है। इसका यहाँ गुणा कर दिया और इसका यहाँ गुणा कर दिया। अब बाई को इस साइड ले आओ, इसको हल करोगे ये हो जाएगा x, इस बाई को मैं इस साइड ला रहा हूँ, माइनस का बाई बराबर, ये ऋण का एक पहले से है, इस एक को इस साइड ले जाना तो ये ऋण का एक हो जाएगा, ठीक है। और इसको और हल करेंगे तो ये बन जाएगा x ऋण बाई बराबर ऋण का एक तो हो जाएगा ऋण का 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब बनाना है समीकरण नंबर दूसरा, एक हम लिख के यही बनाते हैं। समीकरण 2 कैसे बनाना देखते हो, क्या लिखा वहां। अब वो कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, हर मतलब नीचे की संख्या, ये आपकी भिन्न थी, ये कह रहा है कि इसमें सिर्फ आप एक जोड़ दो, कहाँ, हर में, मतलब नीचे की तरफ एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है, एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है। अब इसको हल कर लेते हैं जैसे अभी कर रहे थे, 2 का x में गुणा करेंगे 2x बराबर, इसका एक बार करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसको समीकरण अगर हम बनाए तो y को साइड ले आओ, ये हो जाएगा 2x ऋण y। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ बना देता हूँ मैं, क्या बना दो यही समझ में, चलो यही बना दे, यहाँ बना दी थी, मुझे दिक्कत हो जाए। तो ये 2x है, इस y को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का y बराबर में क्या था, यहाँ एक तो एक रहेगा। सर इस y को मैं बराबर के इस साइड पक्षांतर किया मैंने, धन का था तो ऋण का हो गया। पक्षांतर करने से जब बराबर के इस साइड या उस साइड संख्या जाती है तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ देखो आप दोनों, चलो इसको कुछ करता है, कुछ करना पड़ेगा हमें सेम बनाने के लिए। सेम यहाँ क्या करेगी, ये 2 बन जाए, इसमें आप यहाँ 2 से गुणा कर दो बस, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दो, है ना। यहाँ लिख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, सिर्फ समीकरण 1 में करना। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 जैसा बनाना है इसलिए 1 से गुणा कर रहा है, इसमें करें सॉरी 2 से गुणा कर रहा है। 2 का x में होगा 2x, ऋण 2 का y में होगा 2y, और 2 दूनी का हो जाएगा ऋण का 4। अब समीकरण नंबर 2 का जगह तो लिख दो इसके नीचे, 2x ऋण y बराबर का 1। चिन्ह बदल लेते हैं इसके, ठीक है। चिन्ह बदलेंगे तो ऋण धन का ऋण, ऋण का धन और धन का ऋण, तो ऋण धन का कैंसिल, 2y में से धन का 1y गया तो ऋण का 1y बराबर ऋण का 4 और ऋण का 1 से ऋण का 5 हो जाएगा, ऋण से ऋण कैंसिल, y का मान आ गया धन का 5। अब हमें निकालना है x का मान, तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, समीकरण 1 में इसका मान रख दो बस। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, इसको रख देते हैं। चलिए y बराबर 5 रखना, रख दीजिए। समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 को लिख लो जरा, x ऋण y बराबर ऋण का 2, y की जगह 5 रखना है ना, x ऋण पहले से था, यहाँ रखना है 5 बराबर ऋण का 2, तो x बराबर ये ऋण 2 पहले से थे, इस 5 को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, ऋण से हो जाएगा धन का, तो x बराबर
5 में से ऋण के 2 जाएंगे, धन का 3 बचेगा। ठीक है, x का मान आ गया 3 और धन का y का मान आ गया 5। अब अपने को यहाँ लिख लो आप, क्योंकि अभीष्ट भिन्न, क्या लिखोगे आप, अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे वाई। आप यहाँ लिख दो x बटे वाई। x का मान क्या है 3, यहाँ लिखो 3। y का मान कितना है 5, यहाँ लिखो 5। मतलब जो हमारी भिन्न थी वो क्या है बेटा, 3/5 थी। समझ गए ना आप लोग? आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखना, नहीं आया तो फिर रिवर्स करके देखो, एक बार नहीं आया तो फिर देखो, आपके पास टाइम ही टाइम है, कोई बिजीनेस नहीं है अभी। ठीक है, चलिए इसको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बेटा हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, आज से 5 साल पहले की बात हो रही है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले जो सोनू था और जो नूरी थी, नूरी सोनू से 3 गुनी आयु की थी। और 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष आगे, आज से 10 वर्ष आगे नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष आगे चलेंगे तो उसकी आयु से दुगनी रहेगी उसकी, है ना, आयु से दुगनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु कितनी, ये हमें निकालना है। प्रेजेंट की आयु कितनी है। ठीक है, चलिए तो पहले हमें पता तो है नहीं क्या, तो मान लेंगे। माना कि नूरी की आयु, मान लेते दोनों की, है ना, माना कि नूरी की आयु क्या है, x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। ठीक है, और किसकी, सोनू की मान लेते हैं, सोनू की y, है ना, सोनू की आयु क्या मान लें, y वर्ष। ठीक है, दोनों की मैंने आयु मान ली, नूरी की मान ली x और सोनू की मान ली y वर्ष। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार चलेगी, जरा देखो प्रश्न यहाँ लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार, ये तो हमने अपने मन से मान लिया कि ये x साल का है और ये y साल की जो भी है। ठीक है, अब देखो कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो अभी हमने क्या माना x, अभी मान लो नूरी x की है और सोनू कितने का है, y का है। ठीक है, मान लिया। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, मतलब इसमें से 5 घटा दो आप और इसमें से भी 5 घटा दो आप, घटा दिए। सोनू के जो नूरी की आयु, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु, मतलब जे वाली नूरी की आयु है और जे सोनू की जो आयु है, इसकी 3 गुनी थी। 3 गुनी थी, इसलिए हमने इसमें, इसकी 3 गुनी थी इससे, है ना। अब जे है, समझ लो बात को, ये है इससे, जब इसकी आयु को हम 3 गुना करेंगे तब इसकी आयु के बराबर होगी, है ना। मतलब अगर ये 5 साल का है तो ये 15 साल का है। तो अगर हमें बताना कि अभी 5 है, मान लेते दोनों की अभी 5 है, इसकी कितनी होगी, इसकी 3 गुनी होगी, इसकी आयु के 3 गुनी होगी, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x - 5, 3 का y में गुणा करेंगे 3y और 3 का 5 में करेंगे 3 5 15। y को इस साइड लेके आएंगे x, ये धन का था, इस साइड आया तो ऋण का हो जाएगा। ये ऋण के 15 पहले से थे, ऋण के 5 इस साइड जाएंगे, धन के हो जाएंगे। ये बन जाएगा x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे, ऋण का 10। ये बन गया हमारा ऋण का 10, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे शर्त पर चलते हैं। दूसरी शर्त क्या और बनाते हैं, ये कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बीत जाने के बाद, मतलब 10 वर्ष आगे की बात हो रही है। तो आप क्या करोगे, अभी तो हमने इसकी x मानी है और इसकी हमने y मानी है, तो 10 वर्ष पश्चात मतलब इसमें भी 10 जोड़ेंगे, इसमें भी 10 जोड़ेंगे। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सीधी सी बात, जो नूरी की आयु सोनू की से 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 का गुणा कर दो तो दुगनी हो जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं, x धन 10 बराबर 2 का y में गुणा होगा 2y और 2 धाम का 20। इनका पक्षांतर कर देते हैं, x इस साइड आएगा, यहां से कर, आपको समझ में नहीं आएगा, यहां से करते हैं। तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, जो हो जाएगा x ऋण का 2y, ये धन के 2y साइड आएंगे तो ऋण के हो जाएंगे, बराबर में 20 पहले से लिखे थे, ये 10 इस साइड जाएंगे तो ऋण के हो जाएंगे। ये बन गया x ऋण 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण और 2 और 1 में x एक जैसा है, इसलिए इसमें कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा दोनों को लिखो और हल कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिख लेते एक साथ। x ऋण 3y बराबर 10, इसको लिख लेते हैं x ऋण 2y बराबर 10। चलिए हल कर देते हैं इसको। ठीक है, ये ऋण का धन का ऋण और ऋण का धन और धन का ऋण। ठीक है, तो ये, और चलिए यहां तक हो गया था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें
ये हमें क्या करना है, एक में से 2 को घटाना है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ये -10 था, है ना, ऋण का 10 था यहाँ, ये ऋण का 10 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, x से x कट गया, 3 में से 2 गया, ऋण का 1 बाई, ऋण के 10, ऋण के 10 हो जाएंगे ऋण के 20, ऋण से ऋण कैंसर, y का मान क्या आ जाएगा बेटा 20। इस y के मान को कहाँ रख दो आप, समीकरण नंबर 1 में। आप यहाँ लिखो कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, रख दीजिए इसको कहाँ पर, समीकरण 1 को लिखो आप, x माइनस 3y बराबर ऋण के 10 रख दिया, x ऋण 3, y की जगह पर रखना हमें 20 बराबर ऋण का 10। आगे सॉल्व कर लेते इसको, x का x ऋण 20 तिया का 60 बराबर ऋण का 10। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये ऋण का 10 इस 60 को हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, 60 से साइड गया तो हो जाएगा धन का 60, ये ऋण का 60 था, बराबर के साइड आया तो धन का 60, x बराबर धन के 60 में से ऋण के 10 गए तो धन के 50। जो x थी वो किसकी आयु थी, x थी भैया नूरी की आयु। तो आप यहाँ लिखोगी चूंकि नूरी की आयु x माना था हमने, क्या माना था x, तो नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष। यहाँ लिखोगे सोनू की आयु, सोनू की आयु को क्या माना था बाई, क्या माना था बाई, सोनू की आयु कितनी आई है, बाई का मान 20, तो आप यहाँ लिखोगे 20 वर्ष। ये हमने मानी थी सोनू की आयु। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसको मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और वीडियो भी लंबा हो रहा है इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या, और उनको जोड़ने पर हम देखते हैं कि 9 हो जाता है, ठीक है। पता नहीं कौन कौन सी संख्या, उनका योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, अगर उस संख्या का हम 9 गुना कर दें तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि कोई संख्या बनी है, जैसे वो कह रहा है कि जैसे ये लिखा है 6 और 3 कितना हो जाएगा टोटल 9, तो 2 अंकों से मिली संख्या 9 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। ये क्या, जैसे 8 और 1 9 हो रहा, जैसे 8 और 1 भी 9 हो रहा, ये है ना, और भी 7 2 भी 9 हो रहा है ना, 2 7 भी 9 हो रहा। तो ऐसी पता नहीं 2 अंकों वाली एक संख्या है, और उनको क्योंकि हम आपस में जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि वो संख्या में पता नहीं कि दहाई में कौन सा अंक और इकाई में कौन सा अंक है, वो अंक भी आपको बताने हैं और इसको हल करना है। चलिए तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं इकाई और दहाई का, अब 2 अंकों की संख्या मान लो, जैसे ये 1 और 9 लिखा है तो ये इकाई हो गया और ये दहाई का अंक हो गया है ना, तो मानना पड़ेगा इकाई और दहाई के अंकों, क्योंकि हमें पता तो कुछ है नहीं, तो हम यहाँ से मान के चलेंगे, माना कि इकाई का अंक है ना, यहाँ से लिखेंगे माना इकाई का अंक, किसका अंक, इकाई का अंक। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से पढ़ना। इकाई का अंक x, माना कि इकाई का अंक क्या है x है, एवं दहाई का क्या मान लेंगे, दहाई का अंक क्या मान लें, दहाई के अंक को हम y मान लेते हैं, ठीक है। इकाई का x माना हमने, तो दहाई का हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में यहाँ लिखो आप प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार का मतलब है प्रश्न ने जो कहा उसके अनुसार हम चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, वो कह रहा है उनको जोड़ नहीं पड़ा, दोनों को अगर हम जोड़े इकाई और दहाई को, वो कह रहे हैं कि अगर हम x धन y करते हैं तो कितना आता है 9 आता है ना, कितना आता है बेटा 9 योग होता है, तो हमने कर लिया 9 योग हो गया। अब ये कह रहे हैं कि, अब समझना ध्यान से थोड़ा सा, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, हमारा बन गया 1। अब ये कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब एक संख्या हमारी x कहलाए इकाई की और दहाई का अंक क्या कहलाया y। तो ये कह रहा है कि इस संख्या का ध्यान रखना, इस संख्या का, तो दहाई में कितने होते भैया, दहाई में 2 अंक होते हैं, तो इसको जो हमारा अंक बनेगा वो बन जाएगा 10y धन x, ये संख्या बन जाएगी, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे हम संख्या बनाएंगे, आप लिखो एवं, ये कह रहे हैं कि, अब समझो ध्यान से जरा, इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या बनेगी x धन 10y बनेगी। सर 10y क्यों, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई के अंक में क्या होता है, जैसे हमने क्या लिखा बेटा 89, तो एक दहाई का जो अंक है वो 80 है और इकाई का अंक क्या है 9 है। इसी प्रकार इकाई और दहाई को मिलाकर, दहाई में 2 अंक होते इसलिए 10 का गुणा है, और इकाई x अकेला, क्योंकि यही कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों को हम जोड़ते हैं तो योग 9 हो जाता है, इसलिए हम दोनों को जोड़कर बता रहे हैं। तो 10y धन x ये हमारा बन गया। ये कह रहा है कि जो
ये संख्या है, इसको पलटने पर, क्या करने पर, पलटने पर, अगर हम इसको क्या कर दें कि दहाई में x, दहाई का अंक इकाई में कर दे और इकाई का अंक दहाई में कर दे, तो क्या बन जाएगा, अभी हमने बताया 10y धन x, तो ये क्या हो जाएगा 10x धन y। ये कह रहे कि इसका इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के पलटने के 2 गुने के बराबर होता है। इस संख्या को पलटने पर उसके 2 गुने के बराबर होता है, ये हमें बताना था। पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना होगा, इसको अगर हम पलट दें तो 2 गुना बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। समीकरण को हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए जरा। 9 का अंदर करो 9 धाम के 90y, 9 का x में करेंगे 9x, 2 का 10 में करेंगे 10 दूनी का 20x धन 2 का y में करेंगे 2y। ठीक है, अब x को एक साइड कर लो और y को एक साइड कर लो। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए कर लें, सॉल्व करें इसको। ये y था, x वालों को एक साइड कर लो, y को एक साइड कर लेते हैं, ऐसा कर लें। ठीक है, चलो इसको कर लेते पहले। x वालों को इसी साइड लेते हैं, ये 9x, इस x को साइड लाएंगे तो माइनस का 20x बराबर, ये 2y पहले से था, इस 90y को साइड लाएंगे तो ऋण का 90y हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 9 हम घटाएंगे तो ऋण के 11x बचेगा। ये कितना बचेगा, 90 में से 2 घटाएंगे तो ऋण का 88y बचेगा हमारा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। अब दोनों में से देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस अलग कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम बनाए, अगर इसको समीकरण हम बना लेते तो 11x, इसको इस साइड ले आते तो ऋण का 88y बराबर, यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसको और हल करें तो 11 में से कॉमन ले लो, आप 11 कॉमन लोगे तो x नो 11 8 88 8y बराबर का 0। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा 11 का, तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x ऋण 8y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ये हमारा 1 हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसको जरा विलोपन विधि से। देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो आप यहाँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख लीजिए। समीकरण नंबर 1 x धन y बराबर दिया है 9, समीकरण नंबर 2 लिखो बेटा, x ऋण 8y बराबर दिया है 0। चलिए, माइनस ये धन का है तो ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, ये धन का ऋण हो जाएगा, धन का और ऋण का x कट जाएगा, धन का 1y और धन का 8y हो जाएंगे धन के 9y, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटे के 9, 9 से 9 कट जाएंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 1। ये हमारा y का मान आ गया 1। इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो, लिख दो कि समीकरण 1 में, बिल्कुल सरल है बेटा, समीकरण 1 में y बराबर 1 लेने पर या रखने पर, रख दो यहाँ x धन y बराबर 9 दिया है, तो y की जगह पे 1 लिखना है, तो x धन 1 बराबर 9, 1 का पक्षांतर कर दो इस साइड, तो x बराबर 9 ऋण 1, तो x बराबर कितना आ जाए, 9 में से गया 8। अब वो संख्या क्या होगी, अब लिखो यहाँ, अतः अभीष्ट संख्या ही लिख सकते हो आप, अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या होगी इसकी, है ना, अभीष्ट संख्या क्या होगी इसकी, इसकी अभीष्ट संख्या होगी, पहले हम क्या लिखते हैं, इकाई का अंक की दहाई का अंक लिखते हैं, पहले सर इकाई का अंक x और फिर दहाई का अंक y। तो आप यहाँ देखोगे इकाई का अंक क्या है 8, तो यहाँ पे लिखोगे आप 8, दहाई के अंक में क्या आया, y का मान आया 1, मतलब वो अभीष्ट संख्या क्या होगी हमारी, वो अभीष्ट संख्या होगी सर 18, क्या होगी 18। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जरा सुनिए आप ध्यान से। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, किसी का औरत का या लड़की का नाम है मीना, वो बैंक गई, उसको 2000 रुपये निकालने थे। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने जो कैशियर होता है बैंक का, उसने कहा कि हमें सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। उसने कहा हमें 2000 निकालना है और हमें 50 के और 100 के नोट दे दीजिए आप, बस इसके अलावा हमें किसी और नोट की जरूरत नहीं, हमें नहीं चाहिए है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की, कुछ 50 के थे कुछ 100 के थे, टोटल उसको 25 नोट मिले। तो याद कीजिए कि उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले। अगर उसने बैंक से 2000 रुपये निकाले हैं, आप ध्यान से सुनेंगे, अगर मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकाले हैं और सिर्फ 50 और 100 के नोट निकाले हैं, तो टोटल उसे 25 नोट मिले हैं। तो बताओ कि कितने 50 के हैं और कितने 100 रुपये के नोट हैं। सर हमें पता तो है नहीं है, तो हम तो मान के चलते हैं भैया, मैथ्स वाले, पहले तो हम मान लेते, माना कि
एक्स या वाई। चलो ट्राई करते हैं मान की, यहाँ लिखेंगे हल में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बेटा माना कि, पहले 50 के नोटों को मान लेते हैं। माना कि किसके नोट मान ले, 50 रुपए के, है ना। माना 50 के या रुपए 50 के नोटों की संख्या, क्या मान ले, हमने माना कि जो 50-50 रुपए के नोट थे वो एक्स है। तो सर 100 रुपए के, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, नोटों की संख्या मान लेंगे हम वाई। इसका अगर हमने एक्स माना, 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लिया एक्स, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या मान लिया सर बाई है। अब प्रश्न के अनुसार चलते, प्रश्न क्या कह रहा था, अब यहाँ लिखोगे प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न में लिखा था वही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कहेगा वही करेंगे। प्रश्न कह रहा था कि इसने 2000 रुपए निकाले और खजांची से 50 और 100 के नोट निकाले, तो मान लेंगे हम कि जो 50 रुपए के नोट है वो एक्स थे, और माना कि जो 100 रुपए के नोट थे वो वाई थे, टोटल मिला के 2000 रुपए थे। ये हमारा एक समीकरण बन गया, बिल्कुल सरल तरीके से बन गया। क्या बन गया, हमारा एक समीकरण बन गया। सॉरी सॉरी सॉरी, कितने नोट थे अभी, नोटों की संख्या, मतलब कुछ एक्स के नोट थे, कुछ वाई नोट है, जो टोटल मिला के 25 नोट है ना। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। एवं अब हमने माना है, तो हम मान लेंगे कि जो उसके 50 नोट थे, और क्या बोलते हैं 50 नोट थे और 100 के नोट है ना, 100 के नोट वाई बराबर कितने रुपए, टोटल 2000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से देखो 50 को आप कॉमन ले लो, दोनों जगह से 50 को आप कॉमन ले लो, नहीं भी लेना तो भी हो जाएगा, लेकिन आप कॉमन ले तो सरल हो जाएगा। अगर हमने 50 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स धन 50 का लेंगे, यहाँ 2 वाई बचेगा, यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो 40 बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, 40, ठीक है। क्या बचेगा बेटा, 40 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं इसको, सॉरी सॉरी 50 कॉमन लेंगे तो अभी तो गड़बड़ हो गया, 50 कॉमन लिया मतलब भाग दे दो, 5 चौके 20, 40 ही तो बचेगा। 50 कॉमन लिया तो 2000 में भाग दे दो 50 का, 5 चौका 20, ठीक है। 5 चौका 20, 50 को हम कॉमन ले रहे हैं तो इतना ही बचेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। सिर्फ इसमें से हमने कॉमन लिया 50, है ना, इसमें से हमने कॉमन लिया 50, यहाँ 2000 रहने दो, ठीक है। अब 50 से इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा एक्स धन 2 वाई। इस 50 को हम यहाँ पहुंचा देंगे तो 50 से 100 ये कट जाएगा, 5 चौके 20 मतलब 40 बचेगा। ये 40 ऐसे बच रहा है, ये 50 यहाँ बटे में आ जाएंगे 2000 के, ऐसे आ जाएंगे, तो 0 से 0, 5 चौका 20 और 0 का 1 0 मतलब 40 बचेंगे, यहाँ 40 ऐसा आया, ठीक है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में देखो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा लिख दो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को लिखो और घटा दीजिए। एक्स धन वाई बराबर हमारा 25 है, ये हमारा है एक्स धन 2 वाई, एक्स धन 2 वाई बराबर आया हमारा 40, ठीक है। चलिए, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण, ऋण धन का कैंसिल, ऋण के 2 में से 1 वाई गया तो ऋण का वाई, 40 में से कितना गया, 40 में से 25 गया तो ऋण के 15, ऋण से ऋण कट गया, वाई का मान आ गया 15। ये हमारी वाई का मान आ गया 15। वाई हमने किसका माना है, 100 के नोट, मतलब 100 के नोट उसने हमें 15 दिए हैं, किसने, बैंक वाले ने। अब इस मान को कहाँ रख दीजिए आप, समीकरण 1 में, तो आप यहाँ लिख दो वाई बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में और रखने पर, या आप आगे से ऐसा भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में y बराबर 15 रखने पर, रख दीजिए एक्स धन y बराबर 25, तो y की जगह पर हमें 15 रखना है, तो एक्स धन यहाँ 15 रख दिए। 15 कहाँ, y की जगह पे, क्योंकि y का मान 15 है तो y की जगह पे हम 15 रख सकते हैं। 15 का पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर 25 था, ये 15 इस साइड जाएंगे, धन से किसके हो जाएंगे, ऋण के, तो x बराबर 25 में से 15 को हम घटा देंगे, माइनस का चिन्ह मतलब घट जाएंगे, 25 में से 15 गए 10, ये x हो गया। मतलब हमें x किसको माना है हमने, 50 के नोट मतलब 10 हैं और 100 के नोट 15 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि 50 रुपए के नोटों की संख्या, किसके, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों को हमने क्या माना था, x का मान क्या है 10, तो यहाँ लिखोगे 10, और क्या लिखोगे, एवं किसके, 100 रुपए के, 100 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मानी है हमने, नोटों की संख्या, इसकी 100 के नोटों की संख्या हमने सर बाई मानी थी, बाई का मान 15 आया, मतलब 100 के 15 दिए और 50 के 10 दिए, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 2000 रुपए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी इसके बाद।
चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बेटा 5वां, इसको समझ लो जरा, बहुत ही इजी है, इसको भी समझ लो। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अगर आप पुस्तकालय से किताब लेते हो तो 3 दिन का एक निश्चित किराया, 3 दिन के लिए आप किताब लोगे तो आपको इतने पैसे लगेंगे। इसके बाद क्या है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। अगर 3 दिन के अंतर में आप किताब जमा करते हो तो उसका शुल्क निश्चित है कि आपको जैसे 20 रुपये निश्चित, तो 20 ही लगेगा। और अगर 3 दिन के बाद आप करते हो तो आपको क्या लगता है, पेनाल्टी लगती है कि आपको इतने रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो अगर अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। चलो हम निकाल लेते हैं, मानना पड़ेगा, पहले तो मानना पड़ेगा कि जो नियत किराया है वो क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है। हमें लिखेंगे माना कि नियत किराया, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। माना कि नियत किराया, माना कि इतना फिक्स लगता है, क्या मान ले, नियत किराया x रुपए है, ठीक है। हमने मान जो नियत किराया वो x है, तो अतिरिक्त किराया मान लेते कि अतिरिक्त किराया y है। अतिरिक्त किराया क्या मान ले, अतिरिक्त किराया y है। हमने अतिरिक्त किराया को y मान लिया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार जमा लीजिए, बस हो जाएगा। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है बेटा कि सुशी ने, किसने, पहले कौन सी लड़की है, सरिता ने 7 दिन तक, कितने दिन तक सरिता ने एक किताब रखी। मान लो देखो जो नियत किराया वो x था, उसने कितने दिन तक रखी वो किताब, 3 दिन तक का नियत किराया लग रहा, कितने दिन तक का, 3 दिन का, लेकिन उसने कितने दिन रखा, 3 दिन, तो ये नियत हो गया। अब 7, उसने पहले कितने रखा, 7 दिन रखा, देखो 7 दिनों तक, तो 3 नियत हो गया और 4 अतिरिक्त दिन रखे उसने, 4 अतिरिक्त दिन रखे, तो उसने कितने पैसे जमा किए, उसने 27 रुपए जमा किए। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब दूसरी ने, सूसी ने क्या किया कि उसका अतिरिक्त तो एस था, लेकिन उसने कितने दिन रखा, 5 दिन तक रखा, 5 दिन तक रखा, मतलब 3 दिन का किराया तो निश्चित लगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया उसकी, तो 2 दिन यहाँ लिखेंगे हम, 2y बराबर कितने रुपए उसने किए, 21 रुपए अदा किए। कितने किए, 21। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, बस हल कर दो। सर कैसे रख दिया, देखो इस लड़की ने 7 दिन के लिए किताब ली, किताब में क्या लिखा गया, 3 दिन आप किताब रखोगे तो आपको निश्चित किराया लगेगा। तो निश्चित किराया क्या माना हमने, x, लेकिन इसने कितने दिन किताब रखी, 3 की जगह 7 रखी, तो निश्चित तो हमारा 3 दिन तक x रही, एक्स्ट्रा कितने दिन रखी उसने, 4 दिन, तो 4y लगा दिया। ऐसे 4y, टोटल पैसा उसने कितने दिए, 27। सूसी ने कितने दिन, 5 दिन, 5 दिन किताब ली, तो 3 दिन तक तो उसे वही किराया लगेगा जो नियत है, लेकिन इसने 2 दिन अतिरिक्त रखा, तो क्या होगा, x धन 2y। जैसे 2 दिन अतिरिक्त किताब रखी, 3 दिन रखोगे आपको तो नियत किराया लगेगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, इसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा 3 दिन से, इसलिए इसने कितने जमा किए, इसने 21 रुपए जमा किए। तो ये हमारे समीकरण में घटा दो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, ऋण धन का कट गया, 4 में से 2 जाएंगे बेटा, धन के 2y बचेंगे, 27 में से 21 गए तो 6 बचेंगे, तो y का मान होगा 6/2, 2 3 का 6, मतलब y का मान आ गया 3। इस y के मान को रख दो समीकरण 1 में, आप यहाँ लिखो कि समीकरण 1 में y बराबर 3, क्या लिखा है, 3 रखने पर, बस रखने पर रख दो। क्या रखोगे समीकरण 1 में, x धन 4y बराबर 27, तो x धन 4y का मान कितना बेटा, 3, यहाँ रख दो, 3 बराबर 27। आप आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, x धन 4 3 का 12 बराबर का 27, ठीक है। इस पक्षांतर कर दो 12 का, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27, 12 को उस साइड ले जाएंगे और ऋण के 12, तो x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे तो कितने आएंगे बेटा, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 15, कितना आया भैया 15 आया। और ये हमारा, इसको क्या, ये हमारा नियत किराया था 3 दिन का, 3 दिन रखोगे तो आपको 15 रुपए लगेंगे, और 3 दिन से एक्स्ट्रा जाओगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा और जुड़ते जाएंगे उसके, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों का, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और बिल्कुल सरल तरीके से मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर दी है। 3.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दी है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, एक बार नहीं 2 बार, नहीं आता तो फिर एक बार एक्स्ट्रा आप उसको सॉल्व करोगे, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करो और हम उसकी, आपकी जो परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन हम देंगे, लेकिन आपको तरीके से पढ़ना है बेटा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सहपाठियों से, जो भी आपके साथ पढ़ते हैं उनको भी हमारा वीडियो शेयर करें और उनसे बोले कि इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।